हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 29 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज. We are covering internal security under GS3 paper. In today's discussion, we are going to cover money laundering and its prevention, which is the exact topic of the syllabus. 3 questions have been asked from this topic in 2013, 2018 and 2021. So let us start our today's discussion without wasting time. तो जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी तक जो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग से, वो ये है. पहला क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग पोज करता है एक सीरियस थ्रेट टू कंट्रीज इकोनॉमिक सोवरेनिटी. तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए और क्या इसके लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए. दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस मनी लॉन्ड्रिंग की एप्लीकेशन से बेस है कि इंडिया की जो प्रोक्सिमिटी है टू ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इलिसिट ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स हैज़ एनहेंस्ड हर इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न. की जो इंडिया के जो नेबर में जो 2 कंट्रीज़ हैं, बेसिकली म्यांमार और अफ़गानिस्तान, तो उनकी जो कि 2 वर्ल्ड की बिगेस्ट ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स हैं, तो उनकी वजह से इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो बढ़ गया है. तो हमें बताना है कि जो लिंकेज है बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर इलिसिट एक्टिविटीज़ जैसे कि गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और क्या काउंटर मेजर्स लिए जा सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछा गया था वो ये था कि कैसे एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को. तो ये भी बेसिकली इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड है. और फिर हमें मेजर्स बताने टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पे. तो इस डिस्कशन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, क्या उसके कोजेज हैं, क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, और हमारी गवर्नमेंट के क्या मेजर्स हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे. और इसके साथ साथ ही जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में जो इसकी एप्लीकेशंस थी हम उनको कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या. तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे कि आपने अगर आपने इलीगली मनी अर्न किया है तो आप उसको लेजिटिमेट एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उसका जो क्रिमिनल ओरिजिन है उसको कंसील किए बिना. और अब यहाँ पे मैंने डेटा प्रोवाइड किया है जो कि आप इंटर में डाल सकते हैं कि जो यूएन ऑफिस है ड्रग एंड क्राइम्स से, यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम्स, उसके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग है वो 2 to 5% है वर्ल्ड की जीडीपी का. और इंडिया के अंदर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो कि बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से डील करता है, उसने 2023 के टाइम पे अप्रोक्स 5000 पीएमएलए केसेस रजिस्टर किए थे. तो ये शो करता है कि इसकी जो कंसर्न्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं. अब क्या कोजेज है मनी लॉन्ड्रिंग के, तो जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन में हमने इसको देखा था कि आप मनी इलीगली अर्न करते हो और फिर उसको लेजिटिमेट एसेट में कन्वर्ट करते हो. तो मेन रीज़न तो ये है कि हाई लेवल ऑफ करप्शन है और ब्लैक मनी है और पब्लिक फंड का मिसयूज़ है. दूसरा है कि जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं वो वीक हैं और लूप होल्स हैं, जैसे कि जो इलीगल ट्रांसफ़र है वो बिना डिटेक्ट हुए रन कर रहा है. थर्ड है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इलीगल ट्रेड जो है वो लॉन्डर किए जाते हैं टू अपीयर लेजिटिमेट. नेक्स्ट है कि काफ़ी सारे टैक्स हेवन्स हैं और ऑफशोर्स अकाउंट हैं जो कि अनेबल करते हैं कि बिना ये सामने आए और जो इलिसिट एसेट्स हैं आप उनको लेजिटिमेट एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. और लास्ट है डिजिटल और क्रिप्टो बेस्ड ट्रांजैक्शन जो कि अभी हाल फिलहाल के ईयर्स में काफ़ी बढ़ गया है. तो ये ऑफ़र करता है कि एनोनिमिटी और ईज़ करता है, मीन्स ईजिली आप जो इलिसिट फंड है उसको वो फ्लो कर सकता है. अब इसके क्या इम्पैक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग के, तो सबसे पहला इम्पैक्ट है इसका सोशल इम्पैक्ट. तो ये वीक कर देता है जो भी लेजिटिमेट बिजनेस चल रहे हैं उनको वीक कर देता है और फेयर मार्केट कंपटीशन को डिस्टोर्ट कर देता है. सेकंड है ये रिड्यूस करता है सोशल कैपिटल और इरोड करता है पब्लिक ट्रस्ट को. और लास्ट है कि ट्रांसफ़र करता है इकोनॉमिक पावर और इन्फ्लुएंस करता है टू क्रिमिनल नेटवर्क्स. इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या है इसके, सबसे पहले है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देता है और इनफॉर्मल जो अंडरग्राउंड इकोनॉमीज हैं उनको बढ़ावा देता है. दूसरा है ये पॉलिसीज़ को डिस्टोर्ट करता है क्योंकि जो इनएक्यूरेट फाइनेंशियल डेटा मेजरमेंट है उनकी वजह से. थर्ड ये प्रमोट करता है लार्ज स्केल टैक्स इवेजन और फिजिकल रेवेन्यू लॉस होता है इसकी वजह से. फोर्थ है हैम्पर करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो फॉरेन इन्वेस्टर है फिर वो हेजिटेट करते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने से.
फिफ्थ है ये इसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी है वो बढ़ जाती है और फाइनेंशियल मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। सिक्स्थ है ये जो इन्वेस्टर है उसका ट्रस्ट को रिड्यूस कर देता है और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी कम कर देता है इकोनॉमी के अंदर। और लास्ट है कि इसकी वजह से जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और बिजनेस ऑपरेशनल रिस्क भी बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट थे। अब हम बात करते हैं इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट। तो सबसे पहला है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो भी मनी है वो आपने इलीगल तरीके से कमाया है और मींस आपने जो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है। तो अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट के लिए रेवेन्यू कम आएगा, तो जिससे गवर्नमेंट जो है डिप्राइव होगी वाइटल टैक्स रेवेन्यूज से। दूसरा है ये एस्केलेट कर देता है पब्लिक स्पेंडिंग को टू कॉम्बैट फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। अगर क्राइम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट को इनसे टैकल करने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जिससे कि जो अदर डेवलपमेंटल रीजन्स है जैसे कि हेल्थ एजुकेशन वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास कम रेवेन्यू रहेगा। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले है कि फाइनेंस करता है टेररिज्म को और एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेशंस जो है उनको ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी। दूसरा है ये एस्केलेट करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को और इलीगल क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस को। अब कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है उसको इनक्रेज करता है और एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन होता है। और सेकेंड है ये रेज करता है रिस्क ऑफ जूनोटिक डिजीज़ आउटब्रेक करता है फ्रॉम इलिसिट ट्रेड। अब हम बात करते हैं कि जो इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया की प्रोक्सिमिटी है टू ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलिसिट ओपियम ग्रोइंग स्टेट। तो हम दिखाते हैं कि कैसे इंडिया की प्रोक्सिमिटी की वजह से इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बढ़ रहे हैं। वो कैसे बढ़ रहे हैं? तो एक तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इन दोनों ग्लोबल ओपियम प्रोड्यूसिंग जोन्स के पास। तो मीन्स ये एक तरीके से ट्रांजिट और डेस्टिनेशन कंट्री की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये हमारा इंडिया है तो इस साइड वाला जो रीजन है यहाँ पे म्यांमार है और इधर अफगानिस्तान है, तो एक तरीके से ये इनके बीच में है, तो एक डेस्टिनेशन और ट्रांजिट कंट्री की तरह काम कर रहा है। दूसरा है पोरस बॉर्डर से हमारे म्यांमार और पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से नारकोटिक स्मगलिंग ईजिली हो जाती है नॉर्थ ईस्ट और पंजाब वाला जो रीजन है वहाँ पे। थर्ड है जो नारकोटिक्स का ट्रेड होता है अफगानिस्तान से, उससे टेररिस्ट और इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको फाइनेंस करने में हेल्प मिलती है। फोर्थ है जो डोमेस्टिक क्रिमिनल ग्रुप्स हैं वो कोलैबोरेट करते हैं इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स के साथ, जिसकी वजह से जो ट्रांसनेशनल थ्रेट्स हैं वो बढ़ जाती है। और लास्ट है जो सोशल और हेल्थ इम्पैक्ट है बॉर्डर एरियाज़ में, जैसे कि पंजाब और मणिपुर में वो काफ़ी बढ़ गया है। कि जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट और पंजाब वाला रीजन है वहाँ पे ड्रग्स वगैरह की सप्लाई होगी, तो वहाँ की यूथ जो है उसको इससे ज़्यादा खतरा रहेगा। तो ये कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स इंडिया के। अब इसी क्वेश्चन में इन्होंने आगे पूछा था कि अब हमने यहाँ से यहाँ वाला क्वेश्चन एड्रेस कर दिया। अब हम ये एड्रेस करेंगे कि आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या लिंकेज है बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग और अदर इलिसिट एक्टिविटीज़ का, जैसे कि गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इन सभी का आपस में क्या लिंकेज है, तो ये हम दिखाते हैं कि क्या लिंकेज है। सबसे पहले गन रनिंग के साथ, तो जो ड्रग कार्टेल्स हैं वो ट्रेड करते हैं नारकोटिक्स को वेपन्स के लिए, ठीक है, थ्रू इलीगल बार्टर सिस्टम्स के जरिए। दूसरा है कि जो आर्म सप्लाई की जाती है इंसर्जेंट ग्रुप्स को नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, तो वो इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट है। और लास्ट इसमें ये स्ट्रेंथन करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेररिज्म नेक्सस को, तो इनकी लिंकेज की वजह से एक नेक्सस बन जाता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग का और इनके बीच में क्या लिंकेज है? जो ड्रग प्रॉफिट है वो उसकी लॉन्ड्रिंग की जाती है हवाला नेटवर्क्स के थ्रू, सेल कंपनीज़ के थ्रू और क्रिप्टो करेंसीज के जरिए। दूसरा है ये जो फंड है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जैसे कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग या ब्लैक मार्केटिंग के जरिए जो भी पैसा कमाया है आप उसको लेजिटिमेट बिजनेस में लगा देते हो, और आप ऐसा इसलिए करते हो ताकि आप स्क्रूटनी से बच जाओ। और लास्ट है कि ये फ्यूल करता है पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी को, जिससे कि इंडिया की जो फिजिकल स्टेबिलिटी है वो कमज़ोर पड़ती है। और लास्ट वाला है हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्या लिंकेज है? तो जो भी ड्रग्स रूट यूज़ किए जाते हैं, ड्रग्स रूट यूज़ किए जाते हैं, वो उनका यूज अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि लोगों की स्मगलिंग और फोर्स्ड लेबर की स्मगलिंग के लिए भी किया जाता है। दूसरा है जो एडिक्ट और वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए जाते हैं ट्रैफिकिंग के लिए। और लास्ट है कि जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं वो डाइवर्सिफाई कर जाते हैं इनटू मल्टीपल इलिसिट ट्रेड्स फॉर हायर प्रॉफिट्स। अब हम बात करते हैं, अब हमने इनके लिंकेजेस दिखा दिए। अब इस क्वेश्चन में आगे इन्होंने ये पूछ रखा था कि आपको गवर्नमेंट मेजर्स जो भी काउंटर मेजर्स हैं वो बताने थे,
तो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और ग्लोबलाइजेशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है मनी लॉन्ड्रिंग में। और उससे पहले हम उसके चैलेंजेस की बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए, फाइट करने के लिए। तो सबसे पहले कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है, 4 to 6% ही है, जिससे कि जो एनफोर्समेंट इफेक्टिवनेस है वो बहुत कम हो जाती है। दूसरा है कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, जिसकी वजह से जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो ये आउटपेस कर देते हैं रेगुलेटरी और इन्वेस्टिगेटिव जो मैकेनिज्म है उनको। नेक्स्ट है कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है, जिससे कि रिपोर्टिंग वगैरह ठीक से नहीं हो पाती है और ना ही अर्ली डिटेक्शन हो पाता है ऐसी एक्टिविटीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सटेंसिव स्मगलिंग नेटवर्क्स जो हैं उनकी वजह से जो अनमॉनिटर्ड क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो ईजिली हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैंक्स के थ्रू जो KYC नॉर्म्स किए जाते हैं उनका पूरा इन्फोर्समेंट होता है, जिसकी वजह से इलिसिट फंड फ्लो जो है उसको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल एजेंसीज हैं लेकिन उनका पूर कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से जुरिस्डिक्शनल और प्रोसीजरल डिले क्रिएट होता है। और लास्ट है कि जो काफ़ी सारे ग्लोबल टैक्स हेवंस है, जिसकी वजह से जो इलिसिट फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी कंसीलमेंट होने लग जाती है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे मनी लॉन्ड्रिंग से फाइट करने में कि गवर्नमेंट को क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें ये बात कर रहा था कि कैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को। तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। एक होता है प्लेसमेंट स्टेज, दूसरा है लेयरिंग स्टेज और थर्ड है इसमें इंटीग्रेशन स्टेट। तो प्लेसमेंट स्टेज में क्या होता है कि आपने जो भी पैसा है आपके पास, आप उसको कहाँ पे प्लेस करते हैं, सोर्सेज क्या है आपके पास प्लेस करें। दूसरा है कि लेयरिंग की जहाँ पे आपने उनको प्लेस किया है, जो भी आपका पैसा है उसको आप कैसे ट्रांजैक्शन करते हो ताकि आप उसको बाद में वाइट मनी में कन्वर्ट कर सको। तो जो ट्रांजैक्शन वाली फेज है वो लेयरिंग वाली स्टेज में आती है। और थर्ड है इंटीग्रेशन, कि फिर आपका जो ब्लैक मनी है ट्रांजैक्शन के बाद अब वो वाइट मनी में आ गया है, कन्वर्ट हो गया है। तो प्लेसमेंट वाली स्टेज पे क्या चैलेंजेस हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसका यूज़ होता है, तो इससे ईजी और एनोनिमस एंट्री हो रही है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। दूसरा लेयरिंग वाली स्टेज कि ब्लॉकचेन और जो मिक्स्ड सर्विसेज हैं उनकी वजह से जो सोर्स ऑफ फंड है वो ऑब्सक्योर हो गया है, कि वो ईजिली आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और अनट्रेसेबल ट्रांजैक्शंस होने लग गई हैं। और लास्ट है इंटीग्रेशन स्टेज कि डार्क नेट मार्केट प्लेसेस होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं जो भी आपका मनी लॉन्ड्रिंग का फंड है उसको गुड्स और सर्विसेज में इजीली कन्वर्ट कर देंगे या फिर वापस से रीइंटीग्रेट कर देंगे इकोनॉमी के अंदर। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ये चैलेंज आया है। दूसरा चैलेंज है आपका ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या चैलेंज है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्लेसमेंट वाले स्टेज पे ये है कि जो सेल कंपनीज़ हैं वो अलाउ करती है प्लेसमेंट ऑफ फंड इनटू द सिस्टम अंडर द कवर ऑफ ऑफशोर कंपनीज विद वीक ओवरसाइट, कि आप सेल कंपनीज़ का कवर के अंडर आप फंड्स जो हैं उसको प्लेस कर सकते हो और जिसकी इतनी ओवरसाइट नहीं होती है, उसकी इतनी जांच नहीं होती है। सेकंड है लेयरिंग वाली स्टेज, तो जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग है वो मैनिपुलेट कर देती है जो ट्रेड इन्वॉइसेस होती हैं उनको अक्रॉस बॉर्डर्स, और जैसे कि लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं तो मनी का जो ओरिजिन है वो छुप जाता है कि कहाँ से मनी आया है। और लास्ट है इंटीग्रेशन वाली स्टेज कि आप इन्वेस्ट कर दो ग्लोबल रियल एस्टेट में तो जो इलिसिट गेन है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लेजिटिमेट एसेट्स। तो ये कुछ इन्फ्लुएंस था ग्लोबलाइजेशन का और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का मनी लॉन्ड्रिंग पे। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैकेनिज्म लिए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए, तो एक तो है इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये UN ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम का है जो कि डेटाबेस प्रोवाइड करता है, जो कि हमने इंट्रो में भी देखा था। दूसरा है वुल्फ्सबर्ग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रिंसिपल, इसके अंदर 11 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के थ्रू। थर्ड है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि G7 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके अंदर क्या है कि जो इसने डेवलप किए हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। और लास्ट है कि UN का ग्लोबल प्रोग्राम है अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग जो कि 1997 में हुआ था। इसमें ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। अब कुछ नेशनल मैकेनिज्म है मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए। सबसे पहला है कि आप लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या कर रहे हो, तो हमारे 2 एक्ट हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
पीएमएलए 2002 का है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनलाइज़ करता है और अलाउ करता है कि उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी ब्लैक मनी के थ्रू अर्न किया, ये उसको कन्फेसिकेट करता है और मैंडेट करता है रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। और जो आपका फेमा 1999 है, वो रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज को और कैपिटल फ्लो को टू प्रिवेंट इलीगल ट्रांसफ़र। कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया की, जो कि सेंट्रल एजेंसी है फॉर रिसीविंग एंड एनालाइजिंग सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दूसरा है आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, ये स्ट्रिक्ट केवाईसी नॉर्म्स बनाती है और एएमएल रेगुलेशंस को अलाउ करती है फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ताकि ये जो कंप्लाइंस और रिस्क मिटिगेशन है वो इंश्योर हो सके। और लास्ट है आपकी जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया की, वो इंश्योर करती है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करे। तो ये कुछ मेजर्स थे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लिए गए हैं टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये तीनों क्वेश्चंस का डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।